भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता चैप्टर नंबर 30 जो गिवन है 407 से लेके 412 तक। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। कंफर्म यहां से प्री का क्वेश्चन बनेगा पक्का, और मेंस का भी क्वेश्चन बनता है। आइए, कहता है सबमिशन ऑफ डेथ सेंटेंसेस फॉर कंफर्मेशन। सबमिशन डेथ सेंटेंस कंफर्मेशन के लिए अब सेशन न्यायालय द्वारा मृत्यु दंडादेशों का पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना। क्यों भाई? डेथ सेंटेंस प्रोनाउंस कर दिया गया है, अब क्या करना बाकी है? उसका कंफर्मेशन करना बाकी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डेथ सेंटेंस दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है? कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा। क्योंकि डेथ सेंटेंस देने की पावर कोर्ट ऑफ सेशन के पास है। हाँ, डेथ सेंटेंस देने की पावर तो हाई कोर्ट के पास भी है, लेकिन सेशन जज के पास जब ये पावर होती है डेथ सेंटेंस देने की, वो दे तो सकती है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन कब होगा? उसे हाई कोर्ट से कंफर्म करवाने के बाद। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि सेशन जज की जो ये पावर है डेथ सेंटेंस प्रोनाउंस करने की, ये किस सेक्शन में गिवन है। इसके लिए हमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 22 देखना होगा। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ सेक्शन 22, और वहाँ बताया हुआ है पावर। किसकी पावर की बात हो रही है? सेशन जज। क्या ये सेशन जज डेथ सेंटेंस दे सकता है? जी हाँ, एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ। लेकिन डेथ सेंटेंस के बारे में बोला हुआ है कि आपको ये डेथ सेंटेंस कंफर्म करवाना पड़ेगा। कहां से? हाई कोर्ट से। सेशन जज के पास पावर है एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ, बट डेथ सेंटेंस के मामले में हाई कोर्ट से कंफर्म करवाना है। अब यहां प्री का क्वेश्चन भी बन के आ सकता है कि हाई कोर्ट से कंफर्म करवाना, यानी कि सेशन जज ने जो डेथ सेंटेंस प्रोनाउंस किया है उसका कंफर्मेशन कहां से करवाया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इस तरह से। तो हम जानते हैं हाई कोर्ट कहाँ लिखा हुआ है? सेक्शन 22 में। लेकिन कंफर्मेशन करवाने के लिए जो वो भेजेंगे रिकॉर्ड सेशन जज साहब, वो कौन सा सेक्शन है? तब आता है यहाँ पे 407। तभी तो लिखा हुआ है इसका चैप्टर का नाम सबमिशन ऑफ डेथ सेंटेंस। कौन करा रहे हैं? सेशन जज। किस बात के लिए? फॉर कंफर्मेशन। कंफर्मेशन कहाँ से? हाई कोर्ट से। तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 30 और सेक्शन है 407। बोलता है सेंटेंस ऑफ डेथ टू बी सबमिटेड बाय कोर्ट ऑफ सेशन फॉर कंफर्मेशन। यानी कि 407 में आप सबमिट कर रहे हैं। व्हेन द कोर्ट ऑफ सेशन पासिस ए सेंटेंस ऑफ डेथ, द प्रोसीडिंग शैल forthwith be submitted to the high court and the sentence shall not be executed unless it is confirmed by the high court। और सब सेक्शन 2 कहता है कोर्ट पासिंग द सेंटेंस शैल कमिट द कन्विक्टेड पर्सन टू जेल कस्टडी अंडर ए वारंट। सेंटेंस डेथ सेंटेंस किसने प्रोनाउंस किया? कोर्ट ऑफ सेशन ने। क्या वो कर सकता है? जी हाँ, कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। इसके पास पावर कहाँ से आती है? सेक्शन 22 ने इसको पावर दी है। सेक्शन 22 ने कोर्ट ऑफ सेशन को पावर दी है। किस बात की? डेथ सेंटेंस प्रोनाउंस करने की। लेकिन डेथ सेंटेंस प्रोनाउंस तो कर सकता है, कंफर्मेशन करवाना है। किससे करवाना है? हाई कोर्ट से। तो फिर
कंफर्मेशन के लिए ये सबमिशन करेंगे? हाँ जी हाँ, बिल्कुल करेंगे। और ये चीज़ पावर कहाँ मिली, ये वाली बात कहाँ लिखी हुई है? 407 में। सबमिशन किसके सामने? हाई कोर्ट के पास। किस बात के लिए? कंफर्मेशन के लिए। कंफर्मेशन के लिए। और जब तक हाई कोर्ट कंफर्म नहीं कर देती, ये जो डेथ सेंटेंस है ना, इसका जो एग्जीक्यूशन है, इसका एग्जीक्यूशन नहीं होगा। जब तक हाई कोर्ट इसे कंफर्म नहीं कर देती, इसका एग्जीक्यूशन नहीं होगा। एग्जीक्यूशन नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? अनटिल कंफर्म नहीं हो जाता तब तक। चलिए ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन में मुकदमा चला और उन्होंने डेथ सेंटेंस प्रोनाउंस कर दिया। डेथ सेंटेंस तो सुना दिया। उस वक्त वो जो पर्सन है, कन्विक्टेड पर्सन है, उसका क्या करेंगे? अब हो सकता है वो बेल आउट पर हो उस समय, हो सकता है वो पहले से ही कस्टडी में हो। अब उसके लिए एक वारंट बनेगा। अब वारंट बनेगा और उसको सीधा जेल कस्टडी में पहुंचा देंगे, जेसी में, कि इसको वहां भेज दिया जाए। द कोर्ट पासिंग द सेंटेंस, तो यहां पर जो द कोर्ट है, ये जो कोर्ट है वो किसकी बात कर रहा है? जिसने सेंटेंस पास किया है, यानी कि सेशन जज, यानी कि कोर्ट ऑफ सेशन। कन्विक्टेड पर्सन, पहले तो वो एक्यूज था, आज उसे कन्विक्ट कर दिया गया है, सेंटेंस सुना दिया गया है, तो कन्विक्टेड पर्सन हो गया, जेसी अंडर ए वारंट। और यहां पर सेक्शन 407 कंप्लीट होता है। अब हाईकोर्ट उस रिकॉर्ड का क्या करेंगे, इसको समझते हैं आगे। 408 जब सारा रिकॉर्ड हाईकोर्ट के पास पहुंच गया, तो हाईकोर्ट के दिमाग में आया गिल्टी का या उसके इनोसेंट का या उसकी इनोसेंस का, कि नहीं ये इनोसेंस है। तो क्यों ना हम एक काम करें, फर्दर इंक्वायरी कर ली जाए या एडिशनल एविडेंस अगर हमें चाहिए तो हम वो ले लें एक बार और। अब ये फर्दर इंक्वायरी या एडिशनल एविडेंस लेने की जो बात हाईकोर्ट ने कहा है, तो यहां पे दो बातें निकल के आती हैं। या तो वो स्वयं कर ले इन कामों को, या तो स्वयं कर ले, या फिर वो क्या करेगा, सेशन कोर्ट को भेज देगा, सेशन कोर्ट को भेज देगा कि ये काम आप कर लो। अब इसके जो सबसेक्शन 2 और 3 है, वो ये कहते हैं कि मान लीजिए फर्दर इंक्वायरी या एडिशनल एविडेंस उन्होंने खुद ने ली है, तो यहां पर सबसेक्शन 2 कहता है कि ऐसी स्थिति में जो कन्विक्टेड पर्सन है उसकी प्रेजेंस, जब तक उच्च न्यायालय अन्यथा निर्देश न दे, दोषित व्यक्ति को जांच किए जाने या साक्ष्य लिए जाने के समय उपस्थित होने से अभिमुक्ति दी जा सकती है। प्रेजेंस ऑफ कन्विक्टेड पर्सन बी डिस्पेंस्ड, उसको प्रेजेंट होने से अभिमुक्ति दी जा सकती अगर हाई कोर्ट ने कोई और डायरेक्शन नहीं दिया है तो। और यदि वो ये काम सेशन कोर्ट से करवाती है, तब यहां पर क्या लिखा हुआ है, सबसेक्शन 3 कहता है कि जब जांच या साक्ष्य उच्च न्यायालय द्वारा नहीं की गई है या नहीं लिया गया है, तब ऐसी जांच या साक्ष्य का परिणाम प्रमाणित करके उस न्यायालय को भेजा जाएगा। ठीक है, वापस उसे भेज देंगे, यानी कि इन्होंने लिया है तो ये जो भी कुछ करेंगे, फिर जो भी इन्होंने इंक्वायरी करी, जो भी एडिशनल एविडेंस लिए, फिर ये सारा जो भी कुछ होगा वो सारी रिपोर्ट फिर ऊपर भेज देंगे। हाँ भाई, हमने आपकी संतुष्टि के लिए एडिशनल एविडेंस ले लिया है, फर्दर इंक्वायरी कर ली है, उसका ये नतीजा निकला है। और यहाँ 408 कंप्लीट होता है। अब सेक्शन 409 वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 409।
409 बताता है कि हाई कोर्ट क्या क्या कर सकता है। मतलब ये कि जब कोर्ट ऑफ सेशन ने डेथ सेंटेंस प्रोनाउंस किया और उसके बाद उसके कंफर्मेशन के लिए हाई कोर्ट में भेजा, तो हाई कोर्ट क्या क्या कर सकता है 409 में है। आप इसे एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना करके नोट डाउन करिए, क्या क्या कर सकता है हाई कोर्ट। देखिए, सबसे पहला काम वो कंफर्म कर देगा, ये भी कर सकता है। इस कंफर्म का मतलब है कि कोर्ट ऑफ सेशन ने जो डेथ सेंटेंस दिया है वो बिल्कुल सही दिया है, कंफर्म कर दिया हाई कोर्ट ने। दूसरा क्या कर सकता है, पास एनी अदर सेंटेंस। हाई कोर्ट कोई दूसरा सेंटेंस पास कर सकता है। तीसरा क्या कर सकता है, लिखिए, कैंसिल द करंट कन्विक्शन। उन्होंने तो कन्विक्शन को ही कैंसिल कर दिया। एंड कन्विक्ट, यानी कि कन्विक्ट कर रहे हैं वो, एंड कन्विक्ट हिम फॉर ए डिफरेंट चार्ज, डिफरेंट ऑफेंस के लिए। करंट कन्विक्शन कौन सा था, डेथ सेंटेंस, उसको तो कैंसिल कर दिया और दूसरे अपराध के अंदर उसको कन्विक्ट कर दिया। हाई कोर्ट ये भी कर सकता है। और क्या कर सकता है, वो ये भी कह सकते हैं, ट्रायल अगेन। आप ऐसा करिए, इसकी ट्रायल दोबारा करिए, ट्रायल अगेन फॉर सेम ऑफेंस। ये भी कह सकते हैं कि ये जो मर्डर की ट्रायल थी इसको दोबारा से करो। या फिर ये कहा जा सकता है फॉर अमेंडेड चार्ज, अमेंडेड चार्ज, यानी कि कोई दूसरा चार्ज लगा दिया गया है, उस पर आप ट्रायल करिए। और लास्ट, हाई कोर्ट कह सकता है नॉट गिल्टी। नहीं 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 नहीं, इसने कुछ नहीं किया, इसका मतलब है एक्यूटल, उसे एक्यूट कर सकता है हाई कोर्ट। ये काम हो सकता है। और अब जो बताने जा रहा हूं वो तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमको जाना होगा लिमिटेशन एक्ट 1963 के पास। क्यों जाना होगा, आइए। 409 का जो प्रोवाइजो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज का क्वेश्चन आता है यहाँ से, और यहाँ से इंटरव्यू के लिए भी क्वेश्चंस पूछते हैं। प्रोवाइडेड दैट नो ऑर्डर ऑफ कंफर्मेशन शैल बी मेड अंडर दिस सेक्शन, बिल्कुल क्लियर कह दिया, पुष्टि का कोई भी आदेश इस धारा के अधीन तब तक नहीं दिया जाएगा। कौन सा वाला, ये वाला। पुष्टि का आदेश इस धारा के अधीन तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक अपील करने के लिए अनुज्ञात अवधि। अब ये जो शब्द लिखा हुआ है अनुज्ञात अवधि, ये अवधि जो है अपील करने का टाइम पीरियड जो है वो बीएनएसएस में नहीं है, वो आपको लिमिटेशन एक्ट के अंदर बता रखा है। तो इसके लिए जो टाइम है, चार 409 का प्रोवाइजो बोलता है कि हाई कोर्ट डेथ सेंटेंस को कंफर्म नहीं करेगा। कब तक नहीं करेगा, जब तक अपील करने का जो पीरियड है। अब अपील करने का जो पीरियड है, लेकिन अभी हमको समझना है अपील किस बात की, अपील अगेंस्ट कन्विक्शन। कौन सा कन्विक्शन, डेथ सेंटेंस वाला। डेथ सेंटेंस का कन्विक्शन जो हुआ है उसके अगेंस्ट अपील करने का जो टाइम पीरियड है वो बताया हुआ है लिमिटेशन एक्ट में। लिमिटेशन एक्ट 1963
और ये आपको मिलेगा पीछे आर्टिकल 115 का ए, और वहां बताया हुआ है 30 दिन। इसमें से क्वेश्चन आता है, हाई कोर्ट ने भैया कह दिया, तो प्रोवाइजो कहता है कि हाई कोर्ट डेथ सेंटेंस को कंफर्म नहीं करेगा। कब तक कंफर्म नहीं करेगा? जब तक उस डेथ सेंटेंस के विरुद्ध अपील फाइल करने का जो टाइम पीरियड है वो एक्सपायर नहीं हो जाता। तो एक बात तो कंफर्म हो गई, जैसी डेथ वहां पे वो भेज दिया गया कंफर्मेशन के लिए, तो 30 दिन तक तो कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 30 दिन तक का तो हम लोग वेट करेंगे। कौन वेट करेगा? हाई कोर्ट। किस बात के लिए? कि इस आदेश के खिलाफ अपील तो आ जाए। एक बार कंफर्म कैसे कर देगा वो? अपील आने का भी ध्यान रखेगा। अब 30 दिन का टाइम दे रखा है, बार बार थोड़ी ना सुनी जाएगी चीज, एक बार में सुन लेंगे ना। उधर अपील का भी आ गया। जब अपील आ गई, अब मान लीजिए इस 30 दिन के अंदर अंदर कन्विक्टेड पर्सन ने अपील फाइल कर दी, तो जब तक अपील डिसाइड नहीं हो जाती, या तो वो टाइम पीरियड निकल जाए, और अगर अपील फाइल कर दी तो अपील जब तक डिसाइड नहीं होगी हाई कोर्ट डेथ सेंटेंस को कंफर्म नहीं करेगा। और यहां 409 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं 410 के पास। 410 कहता है कंफर्मेशन और न्यू सेंटेंस टू बी साइंड बाय 2 जजेस। दंडादेश की पुष्टि या नए दंडादेश का 2 न्यायाधीशों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना। इस प्रकार प्रस्तुत प्रत्येक मामले में हाईकोर्ट द्वारा दंडादेश का पुष्टिकरण या उसके द्वारा पारित कोई नया दंडादेश या आदेश, यदि ऐसे न्यायालय में 2 या अधिक न्यायाधीश हो तो उनमें से कम 2 न्यायाधीशों द्वारा किया जाएगा। एटलीस्ट 2 जजेस सिग्नेचर करेंगे उस पर। 410 यहाँ पे खत्म होता है। और ये एग्जाम में अगर इसमें से क्वेश्चन आता है तो MCQs आता है। अब चलते हैं 411। 411 कहता है कि मान लीजिए डेथ सेंटेंस के कंफर्मेशन की सुनवाई के दौरान जजेस आपस में इक्वल डिवाइड हो गए। एक कहता है दे दो, एक कहता है मत दो। एक कंफर्म कर रहा है, एक कंफर्म नहीं कर रहा। तब ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा? तब यहां बताया गया है आपको प्रोसीजर फॉलो करना है। कौन सा प्रोसीजर? कौन सा? 433 का। BNSS की धारा 433 निकाल के देखेंगे, और वो ये कहता है जब कभी आदेश पर कोई इक्वल उसका वो डिसीजन ओपिनियन आ जाती है, तब ऐसे मामले में उस मामले को किसी थर्ड जज के पास भेजा जाता है, और फिर वो थर्ड जज जो बोलेगा वो फाइनल होगा। और यहाँ पर 411 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं 412। प्रोसीजर इन केसेस सबमिटेड टू हाई कोर्ट फॉर कंफर्मेशन। ये इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है इसको समझो पहले। प्रोसीजर इन केसेस, किस केसेस में? सबमिटेड टू हाई कोर्ट फॉर कंफर्मेशन। कई बार प्री के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन रिलेट्स विद द प्रोसीजर इन केसेस सबमिटेड टू हाई कोर्ट फॉर कंफर्मेशन। तब इसके अंदर जो 4 सेक्शन होते हैं उसमें 407 भी होता है, और मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं 407 पे टिक कर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं इस बात को कि कंफर्मेशन करवाने के लिए कोर्ट ऑफ सेशन जो है 407 के अंदर सबमिशन आती है, वो सबमिशन है। लेकिन यहाँ बिल्कुल क्लियर हेडिंग जो दे रखा है उसी पे क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन। तो याद रखना 412। अब 412 क्या कहता है? इन केसेस सबमिटेड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन टू द हाई कोर्ट फॉर द कंफर्मेशन ऑफ डेथ सेंटेंस,
सेंटेंस ऑफ डेथ, द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ द हाई कोर्ट शैल, बिना किसी देरी के, विदाउट डिले, आफ्टर द ऑर्डर ऑफ कन्फर्मेशन और अदर ऑर्डर। यहाँ एक बात ध्यान रखिए, हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया कन्फर्मेशन का या फिर एनी अदर ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर उसने पास किया बिना किसी देरी के, विदाउट एनी डिले। क्या करेंगे ये? विदाउट एनी डिले हैज बीन मेड बाय द हाई कोर्ट, सेंड ईदर फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिक। अब उस ऑर्डर को ये लोग भेज देंगे। कैसे भेजेंगे? या तो वो फिजिकली या फिर इलेक्ट्रॉनिकली, फटाफट जल्दी से भेजेंगे। किसको भेजेंगे? कोर्ट ऑफ सेशन को भेजेंगे। ए कॉपी ऑफ द ऑर्डर अंडर द सील, किसको भेजेंगे? भैया ये कोर्ट ऑफ सेशन को भेजेंगे। उसमें सील लगी हुई होगी हाई कोर्ट साहब की, हाई कोर्ट की सील लगी हुई है और उनके सिग्नेचर होंगे, ये ध्यान रखना। विद द ऑफिशियल सिग्नेचर, अटैच्ड विद द ऑफिशियल सिग्नेचर टू द कोर्ट ऑफ सेशन, बस। और यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 30 कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं कि उसके बाद क्या होता है। जब 412 के अंदर हाई कोर्ट ने जो भी ऑर्डर किया, कन्फर्मेशन का किया, कुछ भी किया, कोर्ट ऑफ सेशन के पास भेजा, तो कोर्ट ऑफ सेशन आगे क्या करेगी, इस बात को समझने के लिए अब हम चल रहे हैं चैप्टर नंबर 34 और सेक्शंस होंगे 453 से 477। चैप्टर नंबर 34 453 से 477। और अब हम इस चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 453 की। 453 क्या कह रहा है? देखो, ये जो चैप्टर है ना, चैप्टर 34 453 से 477, इसको डिवाइड किया कर लेते हैं अपन 5 पार्ट के अंदर, ठीक है। आप एक फ्लो चार्ट बनाना, चैप्टर नंबर 34 जिसका टाइटल है एग्जीक्यूशन, सस्पेंशन, रिमीजन एंड कंप्यूटेशन ऑफ सेंटेंसेस। अब देखो, एग्जीक्यूशन की बात आ रही है, वो यहाँ पर है। ये है सस्पेंशन, रिमीजन, कंप्यूटेशन ऑफ सेंटेंस। और ये जो ई वाला पॉइंट है ना, इसे आप समझ लो, ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 453 से 456 को समझेंगे। एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 409। अब बात आती है कि हाई कोर्ट ने डेथ सेंटेंस को कंफर्म कर दिया, तो आगे की कहानी आपको चैप्टर नंबर 34 में पता चलती है। When in a case submitted to the High Court for the confirmation of a sentence of death, the Court of Session received the order of confirmation or other order of the High Court thereon। तब कोर्ट ऑफ सेशन इस पे रिसीव करती है, कन्फर्मेशन का ऑर्डर या कोई ऑर्डर रिसीव करती है। तो भेजा किस सेक्शन में था? तो 412 के अंदर भेजा था, 412 में भेजा, और रिसीव किया इधर 453 बताता है कि रिसीव करने के बाद अब वो क्या करेगा? इट शैल कॉज सच ऑर्डर टू बी कैरिड इनटू इफेक्ट। हाँ बिल्कुल, इस आदेश को क्रियान्वित करेगा। बाय इशूइंग ए वारंट और टेकिंग सच अदर स्टेप एज मे बी नेसेसरी। वारंट इशू करके या कोई और अन्य और स्टेप्स। तो ये जो वारंट इशू वाली बात आ रही है ना, ये कौन सा वारंट है आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए। वारंट जो दे रखा है वो है फॉर्म नंबर 43। इशूइंग वारंट लिखा हुआ है ना, उसकी बात कर रहा हूँ। तो आपको ये मिलेगा पीछे फॉर्म नंबर 43। तो सेकंड शेड्यूल का फॉर्म नंबर 43 निकाल लीजिए एक बार।
पहले ये 42 में था सीआरपीसी के टाइम पर। वारंट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ए सेंटेंस ऑफ डेथ, मृत्यु दंडादेश के निष्पादन का वारंट, ये होता है वारंट। और टेकिंग सच अदर स्टेप एज मे बी नेसेसरी। ठीक है, अब आप सेक्शन निकालिए 470 रिटर्न ऑफ वारंट ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस। यहाँ आप 470 भी पढ़ लीजिए। इसका क्या मतलब हुआ? When a sentence has been fully executed, जब वो डेथ सेंटेंस पूरा हो जाएगा, द ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग इट, जिस ऑफिसर ने उस डेथ वारंट को एग्जीक्यूट करवाया, इट शैल रिटर्न द वारंट टू द कोर्ट फ्रॉम विच इट इज इशूड, तो वो वापस कोर्ट ऑफ सेशन में पहुंच जाएगा। अब उस जो ये वापस रिटर्न करेंगे उसमें क्या लिखेंगे? ये विद एन एंडोर्समेंट अंडर हिज हैंड सर्टिफाइंग द मैनर इन विच द सेंटेंस हैज बीन एग्जीक्यूटेड, ये प्रमाणित करते हुए जिसे दंडादेश का निष्पादन किया गया था उस न्यायालय को जिसने उसे जारी किया था लौटा देगा। वारंट स्वहस्ताक्षर सहित प्रष्टांकन द्वारा उस रीति को प्रमाणित करते हुए कि हाँ, हमने इस वारंट का एग्जीक्यूशन इस तरह से कर दिया है, फिर वो लौट के वापस वहाँ चला जाएगा। और यहाँ आपका 453 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं 454 के पास। क्या बोलता है ये? एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ पास्ड बाय हाई कोर्ट। ये लो, यानी कि अब बात हो रही है कि हाई कोर्ट ने डेथ सेंटेंस प्रोनाउंस किया है, तो ये कंफर्मेशन की बात नहीं है, मैं आपको ये ध्यान रखना, ये हाई कोर्ट ने डेथ सेंटेंस प्रोनाउंस किया है। When a sentence of death is passed by the High Court in appeal, मान लीजिए कोर्ट ऑफ सेशन ने उसे छोड़ दिया, तो प्रोसिक्यूशन ने अपील फाइल करी और हाई कोर्ट ने उसे डेथ सेंटेंस दे दिया। और इन रिवीजन लगाई किसी ने, उसके पनिशमेंट को बढ़ा दिया गया। द कोर्ट ऑफ सेशन शैल, और आपको ये भी बात पता है हाई कोर्ट भी ट्रायल कर सकता है, और उसमें प्रोसीजर कौन सा चलता है? ट्रायल ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन का, ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन वाला प्रोसीजर चलता है उसके अंदर हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने उसको डेथ सेंटेंस सुना दिया। द कोर्ट ऑफ सेशन शैल ऑन रिसीविंग द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट कॉज द सेंटेंस टू बी कैरिड इनटू इफेक्ट बाय इशूइंग ए वारंट। तो यहां आप इसे यूं समझें, सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर अगर आप समझना चाहें तो यूं समझें कि भैया एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंस, अब ये डेथ सेंटेंस प्रोनाउंस बाय हाई कोर्ट या फिर ये कोर्ट ऑफ सेशन, और अगर कोर्ट ऑफ सेशन सुनाता है तो आपको मालूम है 407 से लेके 412 की प्रोसीडिंग करनी पड़ेगी, यानी कि कंफर्मेशन वाली बात। और इधर हाई कोर्ट ने अगर सुना दिया तो 454 की कार्रवाई शुरू हो जाएगी, और यहां पे अगर कंफर्म करता है 409 के अंदर, तो फिर वो भेजेंगे 412 के अंदर, और 412 की प्रोसीडिंग होगी, वो वापस कहां पहुंच गया? कोर्ट ऑफ सेशन में। फिर कोर्ट ऑफ सेशन क्या करेगा? 453 की कार्रवाई। लेकिन 454 की जो कार्रवाई है वो इस वाले से चलेगी डायरेक्ट, और 453 की कार्रवाई इस वाले की आदेश, यानी कि 453 में जो डेथ सेंटेंस का एग्जीक्यूशन की बात आई वो तो प्रोनाउंस किया था कोर्ट ऑफ सेशन ने और हाई कोर्ट ने कंफर्म किया था, और 454 में जो खेल चल रहा है वो हाई कोर्ट ने डेथ सेंटेंस को प्रोनाउंस किया था। चलिए अब चलते हैं 455 के पास। सेक्शन 455 क्या कहता है? अब आपको कॉन्स्टिट्यूशन निकालना पड़ेगा। पोस्टपोनमेंट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ इन केस ऑफ अपील टू सुप्रीम कोर्ट। क्यों भैया?
हाई कोर्ट तक ही तो हुआ है भी काम, अभी तो सुप्रीम कोर्ट बाकी है, मैं तो सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट में खेल चलेगा, जब तक सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता तब तक इसको पोस्टपोन करना पड़ेगा। चलिए इसको देखते हैं। वेयर ए पर्सन इज सेंटेंस्ड टू डेथ बाय द हाई कोर्ट एंड एन अपील फ्रॉम इट्स जजमेंट लाइज टू द सुप्रीम कोर्ट, जहां किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय द्वारा मृत्यु दंडादेश दिया गया है और उसके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील संविधान के अनुच्छेद 134 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए और सब क्लॉज बी के अधीन सुप्रीम कोर्ट को होती है। आइए, ठीक है, आप कहाँ जा रहे हो? सुप्रीम कोर्ट। चलो भाई जाओ, जा सकते हो, क्यों नहीं जा सकते? आपको सुप्रीम कोर्ट जाने का एज ए राइट जा सकते हो, बिल्कुल जाइए आप। तब आप यहां पे पढ़ेंगे अंडर आर्टिकल 134 ए एंड बी, आप इसको पढ़िएगा फिर वहां। यहां आप इस बात को भी समझ लें, इट आल्सो कवर्स सेक्शन 420 किसका? इसी का, BNSS का। इसको भी साथ में पढ़ लेना। तो यहां कॉन्स्टिट्यूशन, जब हम लोग BNSS के बाद कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तब आपको ये डिटेल में पढ़ाएंगे। फिलहाल अभी आप नोट कर लीजिए, यहाँ एज ए राइट है, कैसे है, अदरवाइज अभी हम इसको समझेंगे तो हम डाइवर्ट हो जाएंगे अपने सब्जेक्ट से। इट आल्सो कवर सेक्शन 420। अब एक काम करिए, BNSS का 420 निकाल लीजिए, वो क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। अपील अगेंस्ट कन्विक्शन बाय हाई कोर्ट इन सर्टेन केसेस वेयर द हाई कोर्ट हैज ऑन अपील रिवर्स्ड एन ऑर्डर ऑफ एक्यूटल ऑफ एन एक्यूज्ड पर्सन, यानी कि कोर्ट ऑफ सेशन ने उसको वो कर दिया था एक्यूटल, हाई कोर्ट ने उसको उल्टा कर दिया, एंड कन्विक्टेड हिम एंड सेंटेंस हिम टू डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 years और मोर, ही में अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। बस यहाँ पर मैं ये समझाने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट में वो अपील फाइल की जा सकती है, कब की जा सकती है, थोड़ा सा आप याद रखना, 420 को भी याद कर लेना। एज ए राइट की बात हो रही थी ना, इसलिए मैंने ये बताया। आगे चलते, दूसरा क्या है आप लिख लीजिए, ऑन सर्टिफिकेट। किस बात का सर्टिफिकेट? हाई कोर्ट इस बात का सर्टिफिकेट दे दिया, हाँ भाई ठीक है, आप क्वेश्चन ऑफ लॉ पर इस पे आपको डाउट है, आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप जा सकते हैं। ऑन सर्टिफिकेट फिटनेस ग्रांटेड, ऑन सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस ग्रांटेड, ये चीज कहाँ मिलेगी आपको? कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आर्टिकल 132 और 134 का 1 का सी। ए और बी तो इधर है और सी वाला जो है वो हाई कोर्ट उसे सर्टिफिकेट ग्रांट कर देता है। फिर आप कहाँ चले जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। ऐसे थोड़ी ना जा सकते हैं। तीसरा, आफ्टर obtaining special leave from सुप्रीम कोर्ट, जिसे आप लोग बोलते हैं SLP, स्पेशल लीव पिटीशन। और कौन सा आर्टिकल है ये? अंडर आर्टिकल 136। ये तरीके हैं आपके। 455 इतनी बात बता रहा है। 455 का जो सब सेक्शन 3 है उसमें आप देखिए, वेयर ए सेंटेंस ऑफ डेथ इज पास्ड और कन्फर्म बाय द हाई कोर्ट एंड द हाई कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द पर्सन सेंटेंस्ड इंटेंड्स टू प्रेजेंट ए पिटीशन to the Supreme Court for grant of special leave to appeal under Article 136 of the Constitution.
द हाई कोर्ट शैल ऑर्डर execution of the sentence to be postponed such period as it considers sufficient to enable him to present such petition. यहां सेक्शन 455 कंप्लीट होता है. अब अपन चलते हैं 456. फोर फिफ्टी सिक्स क्या कहता है? कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ ऑन प्रेग्नेंट वुमेन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो सीआरपीसी के अंदर 416 होता था वो अब बीएनएसएस में 456 है. और इसने कहा यदि वह महिला जिसे डेथ सेंटेंस दिया गया है गर्भवती पाई जाती है तो हाईकोर्ट दंडादेश को एलआई के रूप में लघुकरण कर देगा. प्रेग्नेंट वुमेन है, उसको डेथ सेंटेंस नहीं सुनाया जाता, उसे एलआई में कन्वर्ट कर दिया जाएगा. ये इंपॉर्टेंट है, 456 याद रखना. और यहाँ पर आपका जो चैप्टर नंबर 34 के 5 पार्ट किए गए थे उनमें से एक पार्ट कंप्लीट हो गया. और अब आता है सेकंड पार्ट, इम्प्रिजनमेंट, बी पार्ट, जो 457 से 460. और हम अब चलते हैं 457 पर. 457 क्या कहता है? पावर टू अपॉइंट प्लेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट. कोर्ट ने तो सेंटेंस सुना दिया, अब उसको कहाँ रखा जाएगा? प्लेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट. यहाँ कहानी शुरू होती है और यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन का रोल यानी कि पॉलिटिकल जो रोल है वो शुरू हो जाता है. क्यों? क्योंकि कोर्ट थोड़ी ना कहती है ये बात. कोर्ट ने तो सेंटेंस प्रोनाउंस करना है. कोर्ट का काम क्या है? उसे कन्विक्ट करना या एक्यूटल करना, जो भी है. कोर्ट ने उसे कन्विक्ट कर दिया. कन्विक्ट करने के बाद क्या करेगी कोर्ट? सेंटेंस सुना देगी, बस बात खत्म. अब वो किसके हाथ में चला जाता है? स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटीज के हाथ में. एक्सेप्ट व्हेन अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, कॉमा. ये अच्छा है, ये अच्छी चीज दी हुई रहती है. तत्समय प्रवत किसी विधि द्वारा जैसा उपबंधित है उसके सिवाय. मान लीजिए कुछ और लिखा हुआ है कहीं, तो अगर नहीं लिखा हुआ है तो आगे की कहानी है. द स्टेट गवर्नमेंट में डायरेक्ट इन व्हाट प्लेस एनी पर्सन लायबल टू बी इम्प्रिजन्ड और कमिटेड टू कस्टडी अंडर दिस संहिता शैल बी कन्फाइंड. कोर्ट का काम नहीं है ये. कोर्ट ने सेंटेंस प्रोनाउंस कर दिया है, इसे 20 साल की सजा सुनाई जाती है, 20 साल का कारावास सुनाया जाता है. अब 20 साल का कारावास वो काटेगा कहां? राज्य सरकार निर्देश दे सकेगी कि किसी व्यक्ति को जो इस संहिता के अधीन कारावासित किया जाने या अभिरक्षा के लिए सुपुर्द किए जाने के लिए दायी है, किस स्थान में परिरुद्ध किया जाएगा. यहां लिख लीजिए, प्री एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, यहां से प्री का क्वेश्चन बनता है. किस स्थान में परिरुद्ध किया जाएगा, पहली बात. अब आप सीपीसी निकाल के रेडी रहिए, ठीक है? सीपीसी आने वाली है अभी. ये पहला पॉइंट हो गया. स्टेट गवर्नमेंट, प्लेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट. सेकंड, if any person liable to be imprisoned or committed to custody under this संहिता, यदि कोई व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति? जो इस संहिता के अधीन, सब्जेक्ट टू दिस संहिता, कारावासित किए जाने या अभिरक्षा के लिए सुपुर्द किए जाने के लिए दायी है, उसे इम्प्रिजनमेंट हो चुका है. अच्छा.
कहाँ है वो आदमी? है सिविल जेल में परिरुद्ध है। ओ इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, और इंटरव्यू में भी पूछा जाता है ये वाला। कहाँ है? सिविल जेल में। साहब सिविल जेल काट रहा है। अब यहाँ पर आप परेशान ना होना, क्योंकि जिन बच्चों ने सीपीसी पढ़ रखी है वो इस बात को जानते हैं कि हाँ सीपीसी के अंदर भी जेल में हो सकता है। अंडर दिस इज इन कन्फाइनमेंट इन ए सिविल जेल, the court or magistrate ordering the imprisonment or committal may direct that the person be removed to a criminal jail। उसको क्या कहेंगे? मान लीजिए अगर वो व्यक्ति सिविल जेल के अंदर है तो कोर्ट क्या बोलेगी कि इस व्यक्ति को सिविल जेल से निकाल के और क्रिमिनल जेल में पहुंचाया जाए। सिविल जेल में बैठा हुआ है, हाँ जी, तो इसको तो भैया ऐसा करो, पहले क्रिमिनल जेल में पहुंचा दो, वहां सजा काट लेने दो उसको। अच्छा एक बार बताओ, क्रिमिनल जेल में जब वो सजा काट लेगा तो सिविल जेल की जो बची हुई चीज़ें वापस आएगा क्या यहाँ? हाँ बिल्कुल वापस आएगा, बिल्कुल आएगा। क्रिमिनल जेल कंप्लीट, चलो वापस सिविल में जाओ। लेकिन यहां आपको कुछ ध्यान रखना है। क्या? व्हेन ए पर्सन इज रिमूव टू ए सिविल जेल, सॉरी, व्हेन ए पर्सन इज रिमूव टू ए क्रिमिनल जेल, सबसेक्शन 3 क्या कहता है? सबसेक्शन 3 कहता है जब किसी व्यक्ति को क्रिमिनल जेल में पहुंचा दिया गया है, अंडर सबसेक्शन 2, he shall on being released therefrom, वहां से छोड़ दिए जाने पर, कहां से छोड़ दिए जाने पर? क्रिमिनल जेल से छोड़ दिए जाने पर, छोड़ दिए जाने पर, रिलीज फ्रॉम क्रिमिनल जेल। ठीक है, क्या करें उसका? सिविल जेल को लौटाया जाएगा। जब क्रिमिनल जेल से उसे छोड़ दिया जाएगा तो उसे कहां लौटा देंगे? सिविल जेल में। लेकिन जो अब बताने जा रहा हूं उसमें से क्वेश्चन आता है, जब तक कि उसे, या तो जब तक कि, अनलेस ईदर 3 years have lapsed since he was removed to the criminal jail, जब इसको क्रिमिनल जेल में भेजा गया था और क्रिमिनल जेल में वो 3 साल काट के आ गया, ये यहां गया 3 साल। अगर इसने क्रिमिनल जेल में 3 साल काट लिए तो यहां से छोड़ दिए जाने पर इसे सिविल जेल में नहीं भेजा जाएगा, इसको इसके घर भेज दिया जाएगा, जा भाई जा। In which case he shall be deemed to have been released from the civil jail under section 58 of CPC। अब आप CPC निकालिए और CPC का 58 देखते हैं। आइए CPC का 58 निकालिए सेक्शन और लिख लेना वहां पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 58 बात करता है डिटेंशन एंड रिलीज, सीपीसी का। अब यहां हम लोग पढ़ेंगे, अभी छोटा सा है सीपीसी का 58 सेक्शन। सीपीसी का 58 क्या बोलता है? एवरी पर्सन डिटेन्ड इन द सिविल प्रिजन इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री शैल बी सो डिटेन्ड वेयर द डिक्री इज फॉर द पेमेंट ऑफ सम ऑफ मनी एक्सीडिंग 5,000 रुपीज नॉट एक्सीडिंग 3 months। क्या मतलब है इसका? आइए इसको समझिए। यहां कहता है सीपीसी का जो सेक्शन है 58, वो बोलता है मान लीजिए डिक्री हुआ है 5,000 रुपये
डिक्री 5,000 रुपये से अधिक धन राशि का हुआ है और वो पेमेंट नहीं दे रहा है, तो उसको सिविल जेल हो जाएगी, उसको पकड़ के जेल में बंद कर देंगे। कोर्ट ने डिक्री किया, कोर्ट ने आदेश दिया कि 3 महीने के अंदर इसे 10,000 रुपये दो, 1,00,000 रुपये दो। 5,000 रुपये से अधिक का अगर डिक्री होता है और वो पैसा नहीं दे पा रहा है तो उसको सिविल प्रिजन में भेज दिया जाएगा, लेकिन मैक्सिमम कितना टाइम पीरियड के लिए, नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ। डिक्री अमाउंट 5,000 का, और उसने अगर नहीं दिया तो उसको सिविल जेल होगी, नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीपीसी के लिए, सीपीसी में, और यहाँ से क्वेश्चंस बन के आते हैं। और मान लीजिए उसको जो डिक्री हुआ है वो है 2,000 और 5,000 के बीच का डिक्रीबल अमाउंट, तब इसको सिविल जेल भेज दिया जाएगा, नॉट एक्सीडिंग 6 वीक्स, 6 हफ्ते से ज़्यादा नहीं, यानी 1.5 महीना। और अगर 2,000 से कम है तो उसको सिविल जेल नहीं भेजा जाएगा, नो सिविल जेल। अब आप खुद बताइए, अरे अगर वो सेक्शन 58 में वहाँ गया है सिविल जेल और उसको गए हुए हो गया 1 महीना और वो क्रिमिनल जेल में भेज दिया, फिर वहाँ से लौट के आएगा तो क्या यहाँ आएगा? अगर उसको क्रिमिनल जेल हो रही है 1 महीने की तो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर वो सिविल प्रिजन के लिए भेजा गया है तो वो 3 महीने से ज़्यादा के लिए अंदर नहीं रहेगा। और यहाँ आपका ये वाला पॉइंट। आगे एक और है, क्लॉज बी भी है, सेक्शन 457 का क्लॉज बी क्या कहता है? सिविल जेल में उसके कारावास का आदेश देने वाले न्यायालय द्वारा दांडिक जेल के बाहर साधक अधिकारी को यह प्रमाणित करके भेज दिया गया है कि वह सीपीसी की धारा 58 के अधीन छोड़े जाने का हकदार है। द कोर्ट विच ऑर्डर इज इम्प्रिजनमेंट इन द सिविल जेल हैज सर्टिफाइड टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द क्रिमिनल जेल। फिर जिस सिविल जेल में भेजने वाले जज ने भेजा था सिविल जेल में, वो जज साहब एक प्रमाणित करके आदेश देंगे ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द क्रिमिनल जेल कि धारा 58 के अंदर का समय पूरा हो गया है, इसे रिहा करिए, हमें नहीं, अब इसे रिहा कर दीजिए। लेकिन वो तो चला गया है क्रिमिनल जेल के अंदर, तो फिर वो वहां से जब उसकी कंप्लीट होगी वो बाहर निकल जाएगा। लेकिन एक बात याद रखनी है, द कोर्ट विच ऑर्डर्ड इज इम्प्रिजनमेंट इन द सिविल जेल हैज सर्टिफाइड टू द ऑफिसर, हैज सर्टिफाइड आपको देना पड़ेगा, तो कोर्ट इस बात को वहाँ भेजेगा, तब उसे वो कोर्ट छोड़े, वो थाना, तब वो उसे जेल पुलिस ऑफिसर जो इंचार्ज हैं वहाँ के सिविल क्रिमिनल जेल के, वो इसको छोड़ देंगे। और यहाँ सेक्शन 457 कंप्लीट होता है। सेक्शन 458 क्या कहता है? एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट। 458 जो सीआरपीसी में 418 था, ये क्या बोल रहा है भैया? वेयर द एक्यूज इज सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और टू इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म अदर देन दोज प्रोवाइडेड बाय 453, द कोर्ट पासिंग द सेंटेंस शैल फॉरवर्ड ए वारंट टू द जेल or other place in which he is or is to be confined, and unless the accused is already confined in such jail or other place shall forward him to such jail or other place with the warrant। जहां धारा 453 द्वारा उपबंधित उन मामलों से भिन्न मामलों में 453 क्या बोल रहा था? वो तो डेथ सेंटेंस के बारे में बात कर रहा था। 409 में जो प्रोसीजर हुआ उसके बारे में बोल रहा था, यहाँ उसकी बात नहीं हो रही है, यहाँ एलआई की स्पेशल बात की जा रही है। जहाँ 453 द्वारा उपबंधित उन मामलों से भिन्न मामलों में अभियुक्त आजीवन कारावास या किसी अवधि के कारावास के लिए दंडादेश किया गया, एलआई के लिए या और किसी साल के लिए,
वहां दंडादेश देने वाला न्यायालय, जिस कोर्ट ने उसे सेंटेंस सुनाया है, उस जेल या अन्य स्थान को जिसमें वह परिरुद्ध है, उस जेल में या और कई प्लेस में उसको परिरुद्ध कर रखा है। क्यों? क्योंकि ये काम तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पहुंचता है ना, उसको उस जगह रख दिया, उसको उधर शिफ्ट कर दिया, या उसे परिरुद्ध किया जाना है, तत्काल वारंट भेजेगा। और यदि अभियुक्त पहले से ही जेल या अन्य स्थान में परिरुद्ध नहीं है तो वारंट के साथ उसे नहीं, ये हिंदी में अनलेस द एक्यूज इज ऑलरेडी कन्फाइंड इन सच जेल, परिरुद्ध है तो वारंट के साथ उसे ऐसी जेल या अन्य स्थान को भिजवाएगा, वारंट जाएगा उसके साथ। वारंट भी कई प्रकार के हो गए, सर्च वारंट, अरेस्ट वारंट। अरेस्ट वारंट तो उसको अरेस्ट करके लाओ, और जब डेथ पनिशमेंट दिया तो डेथ वारंट, मतलब फाइनल कन्विक्ट होने के बाद जब उसे सजा दी जा रही है तो उस वारंट के साथ जाएगा वो। परंतु जहां अभियुक्त को न्यायालय के उठने तक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोवाइजो, 458 का प्रोवाइजो इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बनता है। वेयर द एक्यूज इज सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के उठने तक। ये राइजिंग ऑफ द कोर्ट का क्या मतलब है? कोर्ट का टाइमिंग्स क्या है? 10 से 5, बस इसी के लिए। मान लीजिए उसको सजा सुनाई गई है कोर्ट उठने तक, यानी कि आज 5 बजे तक। इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू प्रिपेयर और फॉरवर्ड ए वारंट टू ए जेल। तब ऐसी स्थिति में यदि कोर्ट ने उसे कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई है तो ऐसी सिचुएशन में वारंट बना करके उसे भेजना कोई जरूरी नहीं है। एंड द एक्यूज मे बी कन्फाइंड इन सच प्लेस एज द कोर्ट मे डायरेक्ट। अब आपको पता है कि कोर्ट के अंदर भी एक जेल बनी हुई होती है जहां से लोग उनको कैदियों को भर के लाते हैं और वहां रोकते हैं। तो अगर कोर्ट ने ये सुना दिया कोर्ट उठने तक, तो कोर्ट ये भी कह सकती है दीवार के पास यहीं कोर्ट में खड़े हो जाओ साइड में, ये कह सकती है कि इसको नीचे ही कस्टडी में ले जाओ और बाद में फिर छोड़ देंगे। और यहां और 458 का जो सब सेक्शन 2 है वो क्या कहता है? जहां अभियुक्त न्यायालय में उस समय उपस्थित नहीं है जब उसे ऐसे कारावास का दंडादेश दिया गया है जैसा उपधारा 1 में उल्लेखित है। अच्छा, वहां न्यायालय उसे जेल या ऐसे अन्य स्थान में जहां उसे परिरुद्ध किया जाना है भेजने के प्रयोजन से उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करेगा। क्यों भाई, कहां गया ये? तो उसको ऐसा करो, अरेस्ट करके लाओ, और ऐसे मामले में दंडादेश की गिरफ्तारी की तारीख से प्रारंभ होगा। मान लीजिए 4 साल की सजा सुनाई, 3 साल बाद वो पकड़ में आया, तो वो ये थोड़ी ना है कि 3 साल तो निकल गए, 1 साल और है, अभी आता हूं बाहर। जब वो अरेस्ट हुआ है तब से उसका फिर टाइम पीरियड शुरू हो जाएगा। और यहां 458 कंप्लीट होता है। 459 निष्पादन के लिए वारंट का निर्देशन, डायरेक्शन ऑफ वारंट फॉर एग्जीक्यूशन। Every warrant for the execution of a sentence of imprisonment shall be directed to the officer in charge of the jail or other place in which the prisoner is or is to be confined। जहाँ उसे रखा जाएगा या जेल के जो जहाँ वो जेल में है या जहाँ उसे रखा जाएगा वहाँ के जो ऑफिसर इंचार्ज होंगे वो एग्जीक्यूट करेंगे इस चीज़ को। कारावास के दंडादेश के निष्पादन के लिए प्रत्येक वारंट उस जेल या अन्य स्थान के भार साधक अधिकारी को निर्दिष्ट होगा जिसमें बंदी परिरुद्ध है या परिरुद्ध किया जाना है। लास्ट सेक्शन 460, बहुत सिंपल से है ये। 460 क्या कहता है? When the prisoner is to be confined in a jail, the warrant shall be lodged with the jailer। जब बंदी जेल में परिरुद्ध किया जाना है तब वारंट जेलर को सौंपा जाएगा। ये एमसीक्यूज का क्वेश्चन आ सकता है इसमें। वारंट किसको सौंपा जाएगा? जेलर को। चलिए, और यहाँ पर चैप्टर नंबर 34 के जो 5 भाग बताए गए थे उसमें से दूसरा जो पार्ट है बी पोर्शन का वो कंप्लीट होता है। अब आता है सी।
और ये दिया हुआ है 461 से 464। 461 वारंट फॉर लेवी ऑफ फाइन। अब यहाँ आपको याद आएगी भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 8 की और BNSS का 24-25। आपको याद होगा मैं आपको कहा करता था कि कोर्ट ने अगर आपने फ़ाइन पे नहीं किया तो आपको इम्प्रिजनमेंट कर दिया जाएगा इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फ़ाइन। लेकिन एक बात आपको कही थी कि फ़ाइन तो वसूल किया जाएगा। यहाँ उसी फ़ाइन का वसूल करने का प्रोसीजर बताया गया है। ये वाली बात MCQs में पूछी जाती है। तो वो प्रोसीजर कहाँ है? 461 से 464। आइए 461 क्या कहता है? When an offender has been sentenced to pay a fine, जब किसी अपराधी को जुर्माने का संदाय करने के लिए दंडादेश दिया गया है, क्या कहा गया है उसको? फाइन पे करिए, किंतु ऐसा संदाय नहीं किया गया है। नो सच पेमेंट हैज़ बीन मेड। कोर्ट ने कहा फाइन पे करो, उसने फाइन पे नहीं किया, इसका मतलब हुआ इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। अब उसको क्या करेंगे? उसको इम्प्रिजनमेंट सुनाएंगे। तब दंडादेश देने वाला न्यायालय, द कोर्ट, कौन सा कोर्ट? पासिंग द सेंटेंस, क्या करेगा? मे टेक एक्शन। किस बात का एक्शन लेगा? फॉर द रिकवरी ऑफ द फाइन, उस फाइन को रिकवर करने का। इन either or both of the following ways, that is to say it may। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्री एग्जाम के लिए, और इसे हाईलाइट कर लीजिए। सेक्शन 461 में लिखा हुआ है कि वो कोर्ट जिसने फाइन की सजा सुनाई थी और अगर वो फाइन नहीं देता है तो कोर्ट उसको रिकवर करेगा। कौन सी चीज है जो MCQs में इंपॉर्टेंट बताया मैंने आपको? इन EIT, ईदर और बोथ। ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना, फ्रेज ईदर और बोथ, यहां दो मेथड बताए गए हैं, A, B। तो वो कोर्ट जिसने फाइन का पनिशमेंट सुनाया और उसने फाइन नहीं दिया, तो फाइन रिकवर करने के जो तरीके हैं वो A या B या दोनों। तो ईदर का मतलब हुआ या तो कोर्ट ये करवा देगी या ये करवाएगी, इस तरह से वसूल करेगी फाइन, या बोथ, दोनों। और ये MCQs में आता है। क्या करेगी कोर्ट? आइए उसको देखते हैं। ए कहता है दो चीजें होंगी यहां। इशू ए वारंट, वारंट इशू हो जाएगा, हाँ, फॉर द लेवी ऑफ द अमाउंट by attachment and sale of any movable property। मूवेबल प्रॉपर्टी, ये ध्यान रखना। यहां से प्री का जो क्वेश्चन बनता है उसमें मूवेबल के साथ साथ इमूवेबल भी ऑप्शन में आता है। तो किसका अटैचमेंट हो रहा है भाई? अटैचमेंट, सेल, किसका? मूवेबल प्रॉपर्टी का। उस व्यक्ति की जिसको फाइन की सजा सुनाई गई और जिसने फाइन पे नहीं किया, तो उसकी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको अटैच करेंगे, उसको बेच देंगे। अटैचमेंट एंड सेल ऑफ एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। और मूवेबल प्रॉपर्टी कहां पे डिफाइन है? मूवेबल प्रॉपर्टी कहां पर डिफाइन है? ये आपको मिलेगी BNS के 2 के 21 में। बी और क्या कर सकता है? इशू ए वारंट टू द कलेक्टर। अब कलेक्टर साहब को इशू कर सकता है वारंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, उस जिले के, ऑथराइजिंग हिम, उसको किस बात के लिए ऑथराइज कर रहे हैं कलेक्टर साहब को? टू रियलाइज द अमाउंट एज एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी और बोथ ऑफ द डिफॉल्टर। तो याद रखना, यहां मूवेबल प्रॉपर्टी की बात है और यहां पर बी वाले में मूवेबल के साथ साथ इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। यहां से प्री का क्वेश्चन निकल के आता है। यहां कलेक्टर को इशू कर देंगे वारंट कि आप
ये अमाउंट कलेक्ट करिए इस आदमी से, चाहे इसकी मूवेबल हो प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, चाहे दोनों से हो। जैसे लैंड का रेवेन्यू कलेक्ट करते हो इस तरह से वसूल करो। यहां से मेंस का 3 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन। हाउ द फाइन बी रिकवर्ड इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ द फाइन, हाउ इट कैन बी रिकवर्ड। तब आपको ध्यान देना है बीएनएसएस के सेक्शन 461 का। आगे चलते हैं, प्रोवाइजो क्या कहता है। परंतु यदि दंडादेश निर्दिष्ट करता है कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर अपराधी कारावासित किया जाएगा। मतलब ये है कि मान लीजिए फाइन नहीं दिया, अगर वो फाइन नहीं दे रहा है तो कोर्ट उसको कारावास की सजा सुना रहा है। सर वो तो हमें पता है, कारावास काट के आएगा तो भी फाइन देना पड़ेगा। हाँ सही बात है, पढ़ तो लेते हैं एक बार, क्या पता कोई नई चीज निकल के आ रही हो यहां। इफ द सेंटेंस डायरेक्ट्स दैट, अगर मान लीजिए सजा ये सुनाई जाती है इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ द फाइन, अगर आपने फाइन पे नहीं किया, द ऑफेंडर शैल बी इम्प्रिजन्ड, ऑफेंडर को कारावास भुगतना पड़ेगा। बीएनएस का कौन सा सेक्शन 8, उसे याद कर लेना। एंड इफ सच ऑफेंडर हैज अंडरगोन द होल ऑफ सच इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट, और वह ऑफेंडर फाइन पे नहीं करने के कारण जो उसे कारावास की सजा सुनाई गई थी वो पूरी काट के बाहर आ गया है। अब यहां पे क्या बात आ रही है कि भाई जुर्माना नहीं दे पाया तो कारावास काट के आ गया, तो अब ऐसा ही लग रहा है हमको कि अब ये जुर्माना क्यों देगा, नहीं देने का तो मैं कारावास काट के आया। आगे लिखा है नो कोर्ट शैल इशू सच वारंट, इसे हाईलाइट कर लीजिए। नो कोर्ट शैल इशू सच वारंट, तो कोई न्यायालय ऐसा वारंट तब तक नहीं जारी करेगा। कौन सा वारंट की बात हो रही है? नो कोर्ट शैल इशू सच वारंट, कौन सा वारंट? ए और बी में जो बात बताई गई है ऊपर, नो कोर्ट शैल इशू सच वारंट, क्या वारंट इशू नहीं करेगा? वो तेरी, यानी कि फाइन नहीं पे किया, सजा काट के, इम्प्रिजनमेंट काट के आ गया, अब उसके कोई रिकवरी नहीं होगी। जरा रुको भाई, नो कोर्ट शैल इशू सच वारंट अनलेस, जब तक नहीं करेगा तो यानी कि कब करेगा, अब इस बात को बताया जा रहा है। फॉर स्पेशल रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। अब एक बात सुनिए, फाइन लगाया, नहीं पे किया, इम्प्रिजनमेंट कर दिया, इम्प्रिजनमेंट काट के बाहर आ गया, अब बात आती है वारंट इशू होंगे कि नहीं होंगे, तो वारंट इशू नहीं होंगे। करता है तो उसे कारण लिखने होंगे। इट कंसीडर इट नेसेसरी सो टू डू, ये करना तो जरूरी है। जब तक वे विशेष कारण जो अभिलिखित किए जाएं ऐसा करना आवश्यक न समझे, ये कोर्ट के ऊपर है। ऐसा करना आवश्यक न समझे, कैसा करना? वारंट इशू करना। जरूरी समझ रहा है क्या? हां जरूरी समझ रहा है कोर्ट। क्यों? किन कारणों पर उन्होंने जरूरी समझा, वो कारण लिखेगा कोर्ट, उसको लिखेगा कि मैं क्यों जरूरी समझ रहा हूं। बिल्कुल फाइन तो लेके रहेंगे इससे। या जब तक उसने जुर्माने में से, ध्यान से सुनिएगा, जब तक उसने किसने? कोर्ट ने जुर्माने में से
व्यय या प्रतिकर के संदाय के लिए धारा 395 के अधीन आदेश न किया हो, अनलेस इट हैज मेड एन ऑर्डर, इट कोर्ट की बात हो रही है, ऑर्डर फॉर द पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस और कंपनसेशन आउट ऑफ फाइन। कोर्ट ने क्या किया, 15,000 रुपये जुर्माना लगाया और यह भी कहा कि इस जुर्माने की राशि में से जो भी खर्चे हो रहे हैं विक्टिम के, जो भी उसका मेडिकल का खर्चा करना है उसको दिया जाए। लेकिन वो तो फाइन पे ही नहीं कर रहा, फाइन पे नहीं कर रहा तो सजा काट के बाहर आ गया, बोला मैं तो कारावास काट के आया। और कोर्ट ने ये ऑर्डर दे रखा था कि जुर्माने में से इतनी चीज उसको दिया जाए, उसको जो चोट पहुंची है उसकी मेडिकल जो होगा वो इसी जुर्माने की रकम को उसके ट्रीटमेंट में खर्च किया जाए, तो वसूल तो करके रहेंगे। एक बार 395 को निकाल करके देख लेते हैं 395 क्या कह रहा है। ऑर्डर टू पे कंपनसेशन, 395 बात करता है ऑर्डर टू पे कंपनसेशन। चलिए यहाँ 461 का सब सेक्शन 1 कंप्लीट होता है। अब सब सेक्शन 2 को देखते हैं क्या बोल रहा है। राज्य सरकार उस रीति को विनियमित करने के लिए, कौन सी रीति को, जो एक के अंदर ए और बी जो बात बताई हुई है, जिससे उपधारा 1 के खंड क के अधीन वारंट निष्पादित किए जाने हैं और ऐसे वारंट के निष्पादन में कुर्क की गई किसी संपत्ति के बारे में, कुर्क की गई, अटैच की गई किसी प्रॉपर्टी के बारे में अपराधी से भिन्न, ओहो क्या मामला हो रहा है, मामला ये हो रहा है कि उसने फाइन पे नहीं किया, अब उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर रहे हैं। अब प्रॉपर्टी जब अटैच कर रहे हैं तो कोई और व्यक्ति आ गया और आकर के बोलता है अरे क्या कर रहे हो, अरे क्या कर रहे हो। अब क्या बात है, तू कौन, अरे मेरी प्रॉपर्टी है ये तो मेरा ट्रैक्टर है। एल, हम तो समझ रहे थे ऑफेंडर का ट्रैक्टर है, हमको तो अटैच करना है। अरे क्या ऑफेंडर, कौन ऑफेंडर, ये ट्रैक्टर तो मेरा है। तो भैया अब ऐसा है, पहले तो इसी बात का पता कर लें, पहले तो इसी बात का पता कर लेते हैं ट्रैक्टर है किनको जे। संपत्ति के बारे में अपराधी से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किन्हीं दावों के संक्षिप्त अवधारण के लिए नियम बना सकेगी। कौन बनाएगा नियम, स्टेट गवर्नमेंट। ये एमसीक्यूज का क्वेश्चन है। द स्टेट गवर्नमेंट में मेक रूल्स रेगुलेटिंग द मैनर इन विच वारंट अंडर क्लॉज ए और सबसेक्शन 1 आर टू बी एग्जीक्यूटेड and for the summary determination of any claims made by any person other than the offender in respect of any property attached in execution of such warrant. सर इसके बारे में क्या ख्याल है, इसके बारे में ख्याल सबसेक्शन 3 में बता रखा है, जहां न्यायालय कलेक्टर को उपधारा 1 के खंड ख के अधीन वारंट जारी करता है। जब कोर्ट कलेक्टर को वारंट जारी करता है, वहां कलेक्टर उस रकम को भू राजस्व की बकाया की वसूली से संबंधित विधि के अनुसार वसूल करेगा। लॉ रिलेटिंग टू रिकवरी ऑफ एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, वहां जो लॉज बता रखे हैं लैंड रेवेन्यू लॉज में, वहां जो विधि बता रखी है, वहां जो मेथड बता रखा है, उसको वो काम में लेकर के मानो ऐसा वारंट ऐसी विधि के अधीन जारी किया गया प्रमाण पत्र हो, और इस तरह से मानेगा उस वारंट को इफ सच वारंट वर ए सर्टिफिकेट इशूड अंडर सच लॉ। परंतु ऐसा कोई वारंट अपराधी की गिरफ्तार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, परंतु ऐसा कोई वारंट अपराधी की गिरफ्तारी या कारावास में निरोध द्वारा निष्पादित न किया जाएगा। नो सच वारंट शैल बी एग्जीक्यूटेड बाय द अरेस्ट और डिटेंशन इन प्रिजन ऑफ द ऑफेंडर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं है कि उससे नहीं हुआ तो उसको जेल भेज दे, नहीं, ऑर्डर तो ये हुआ है कि इसकी कलेक्टर को दे दिया कि तुम इससे वसूल करो, तो कलेक्टर उसको फिर जेल नहीं भेजेगा कि जेल भेज दें उसे। आइए
यहाँ पर 461 कंप्लीट होता है। और अब बात करते हैं 462 के लिए। ऐसे वारंट का प्रभाव क्या होगा? इफेक्ट ऑफ सच वारंट 462। ए वारंट इशूड अंडर क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 461, यानी कि इसकी बात हो रही है, by any court may be executed within the local jurisdiction of such court। हाँ ठीक है, वो वारंट उस न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के भीतर निष्पादित किया जा सकेगा और वह ऐसी अधिकारिता के बाहर की किसी ऐसी संपत्ति की कुर्की और विक्रय उस दशा में प्राधिकृत करेगा जब वह उस जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर ऐसी संपत्ति पाई जाए प्रस्तावित कर दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि इसकी मूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच किया जाए, सेल किया जाए। अगर उसके जुडिक्शन के अंदर है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मान लीजिए उसके मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो उसके जुरिडिक्शन में नहीं है जिस कोर्ट ने वारंट जारी किया है, तो किसके जुडिक्शन में? किसी दूसरे जिले में है। एंड इट शैल ऑथराइज द अटैचमेंट सेल ऑफ एनी सच प्रॉपर्टी आउटसाइड सच जुरिडिक्शन। ऑथराइज when it is endorsed by the district magistrate within whose local jurisdiction such property is found। जहां वो प्रॉपर्टी मिल रही है वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को वो इस काम को करेंगे। और यहां पर 462 कंप्लीट होता है। 463 क्या कहता है? 463 कहता है जुर्माने के उद्ग्रहण के लिए किसी ऐसे राज्य क्षेत्र के न्यायालय द्वारा जिस पर इस संहिता का विस्तार नहीं है जारी किया गया वारंट। ओहो, अभी भी कोई एक ऐसा राज्य है जहां बीएनएसएस अप्लाई नहीं हो रही है? कौन सा है वो जगह? तो 463 कहता है कि जहां बीएनएसएस अप्लाई नहीं हो रहा है वो जगह है स्टेट ऑफ नागालैंड। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस संहिता or in any other law for the time being in force, when an offender has been sentenced to pay a fine by a criminal court in any territory to which this sanhita does not extend, and the court passing the sentence issues a warrant to the collector of a district in the territory to which this sanhita extends, authorizing him to realize the amount as if it were an area of land revenue. Such warrant shall be deemed to be a warrant issued under clause B of subsection 1 461 by a court in the territory to which this sanhita extends, and the provisions of subsection 3 of the said section as to the execution of such warrant shall apply accordingly। इस संहिता में या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के होते हुए भी जब किसी अपराधी को किसी ऐसे राज्य क्षेत्र के जिस पर इस संहिता का विस्तार नहीं है, जब किसी अपराधी को किसी दंड न्यायालय द्वारा जुर्माना देने का दंडादेश दिया गया है और दंडादेश देने वाला न्यायालय ऐसी रकम को भू राजस्व की बकाया के तौर पर उद्ग्रहित करने के लिए, यानी कि क्लॉज बी, उन राज्य क्षेत्रों के जिन पर इस संहिता का विस्तार है किसी जिले के कलेक्टर को प्राधिकृत करते हुए वारंट जारी करता है, तब ऐसा वारंट उन राज्य क्षेत्रों के जिन पर संहिता का विस्तार है किसी न्यायालय द्वारा 461 की उपधारा 1 के खंड ख के अधीन जारी किया गया वारंट समझा जाएगा। हुआ क्या? 463 बात कर रहा है, मान लीजिए नागालैंड की बात हो रही है जहां बीएनएसएस के 3 चैप्टर के अलावा बाकी अप्लाई नहीं होती है, और यहां से कोर्ट ने क्या किया, और इसकी प्रॉपर्टी इस जगह है मान लीजिए जहां बीएनएसएस अप्लाई होती है, यहां से ऑर्डर पास होता है तो वो यहाँ जाएगा इस जगह, और इसकी यहाँ से लैंड किधर है? लैंड इधर है ना, आदमी तो इधर का है, उसकी प्रॉपर्टी इस तरफ है,
तो यहाँ के कलेक्टर के पास चला जाएगा और इस तरह से वारंट का एग्जीक्यूशन होगा जैसे कि 461 के अंदर 1 के बी की बात हो रही हो। तो इश्यू किसने किया है? उस जगह ने, उस कोर्ट ने जहां बीएनएसएस अप्लाई नहीं हो रहा है, प्रॉपर्टी किसको अटैच करने की बात आ रही है, उसको वहां की कलेक्टर बी वाला वारंट जारी हुआ है और वो है उस जगह जहां बीएनएसएस अप्लाई हो रही है। तो वहां कलेक्टर इस तरह से उस वारंट की पालना करेगा जैसे कि वो वही के ही कोर्ट ने जारी किया हो, और यहां 463 कंप्लीट होता है। 464 इस पार्ट का लास्ट सेक्शन। 464 क्या बोला? कारावास के दंडादेश के निष्पादन का निलंबन, ओ सस्पेंशन। यानी कि कोर्ट ने कारावास की सजा सुना दी, अब उसका सस्पेंशन करना है अपन को। ठीक है, जब अपराधी को केवल जुर्माने का और जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दंडादेश दिया गया है और जुर्माना तत्काल नहीं दिया जाता है, तब न्यायालय। तो सबसे पहले तो एक बात याद रखना 464 में कि ये वाला प्रोविजन केवल वही हो रहा है जहां कोर्ट ने ओनली फाइन सुनाया है और उसने वो फाइन नहीं दे पाया है। तब जब अपराधी को केवल जुर्माने का when an offender has been sentenced to fine only and to imprisonment in default of payment of the fine and the fine is not paid forthwith, उसने फाइन पे नहीं किया, तो कोर्ट क्या कर सकती है? द कोर्ट में ए बी, दो बातें आ रही हैं। ऑर्डर, आदेश दे सकती है, किस बात का? दैट द फाइन शैल बी पेबल आइदर इन फुल, जुर्माना या तो तारीख को, ऐसी तारीख को या उस तारीख से पहले जो उस आदेश की तारीख से 30 दिन के पश्चात की नहीं होगी। 30 दिन के अंदर अंदर की कोई एक डेट दे दी जाएगी। कौन देगा? कोर्ट। क्या बोलेगा उसको कि देखो भाई तुम एक काम करो, 10 दिन बाद की मैं तारीख दे रहा हूँ, ये वाली तारीख, इस 10 दिन के अंदर अंदर तुम इतना पेमेंट जमा करा दो इन फुल ऑन और बिफोर अ डेट नॉट मोर देन 30 डेज। ये एमसीक्यूज का क्वेश्चन है। पूरा पेमेंट जमा करा दो फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। नहीं नहीं नहीं, मेरे पास तो इतना पैसा, मैं 15 दिन में तो नहीं चुका सकता पूरा। या फिर एक काम करो, इन 2 और 3 इंस्टॉलमेंट, 2 या 3 इंस्टॉलमेंट के अंदर आप पेमेंट कर दोगे, of which the first shall be payable on or before a date not more than 30 days from the date of the order। जिसमें से पहली इंस्टॉलमेंट आप 30 दिन के अंदर अंदर की कोई डेट फिक्स कर देगी कोर्ट, ये आप दे दीजिए। एंड द अदर और अदर्स एट एन इंटरवल और एट इंटरवल एज द केस मे बी ऑफ नॉट मोर देन 30 डेज। और आगे की जो इंस्टॉलमेंट पे करने की जो तारीख दी जाएगी वो 30 दिन से ज़्यादा की नहीं होगी। इस तरह से 3 इंस्टॉलमेंट में आप पे कर दीजिए, 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर दीजिए, बस 4-5 मत कर देना। अगर कोर्ट ने आपको केवल फाइन की सजा सुनाई है तो 464 में वो ये भी कर सकती है, पेमेंट तो करना पड़ेगा। 464 का बी क्या कहता है? सस्पेंड द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड रिलीज द ऑफेंडर। ओहो, कारावास के दंडादेश का निष्पादन निलंबित कर सकेगा। उसे कारावास की सजा सुना दी और उसी को सस्पेंड कर दिया, और अपराधी द्वारा जैसा न्यायालय ठीक समझे इस शर्त का बंद पत्र या जमानत पत्र निष्पादित किए जाने पर कि उससे बॉन्ड भरवा लेंगे या बेल बॉन्ड ले लेंगे उससे। ऑन द एग्जीक्यूशन बाय द ऑफेंडर ऑफ ए बॉन्ड और बेल बॉन्ड। बॉन्ड और बेल बॉन्ड में क्या फर्क है? बॉन्ड का मतलब है विदाउट श्योरिटीज और बेल बॉन्ड with sureties as the court thinks fit, conditioned
for his appearance before the court on the date or dates on or before which payment of the fine or the installment thereof as the case may be is to be made. इस शर्त का बंद पत्र या जमानत पत्र निष्पादित किए जाने पर की यथास्थिति जुर्माना या उसकी किस्तें देने की तारीख या तारीखों को वह न्यायालय के समक्ष हाजिर होगा। बताओ, ये शर्त लगाइए तुम्हारे ऊपर हमने, जब भी पेमेंट की तारीख आएगी तुम्हें कोर्ट में आना होगा, अपराधी को छोड़ सकेगा, इस शर्त पर छोड़ सकेगा। यहां से एमसीक्यूज का क्वेश्चन बन सकता है। न्यायालय के समक्ष हाजिर होना होगा लिखा है इसमें, अपराधी को छोड़ सकेगा। और यदि यथास्थिति जुर्माने की या किसी किस्त की रकम उस अंतिम तारीख को या उसके पूर्व जिसको वे आदेश के अधीन संदेह हो प्राप्त ना हो, यानी जो डेट दी है उस पे उसने पे नहीं किया, तो न्यायालय क्या करेगा? कारावास के दंडादेश के तुरंत निष्पादन किए जाने का निर्देश देगा। कोर्ट तुरंत कह देगा इसको जो हमने कारावास की सजा सुनाई है ना, इसको तुरंत अंदर डाल दिया जाए। सबसेक्शन 2 क्या बोला? उपधारा 1 के उपबंध किसी ऐसे मामले में भी लागू होंगे जिसमें ऐसे धन के संदाय के लिए आदेश किया गया है जिसके वसूल न होने पर कारावास अधिनिर्णित किया जा सकेगा। ऐसे भी हैं, ऐसे जुर्माने पे कि जुर्माना नहीं जमा कराने पर तुम्हें कारावास दिया जा सकता है, ऐसे प्रावधान पर भी ये लागू हो सकेगा। और धन तुरंत नहीं दिया गया है और यदि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध आदेश दिया गया है उस उपधारा में निर्दिष्ट बंद पत्र लिखने की अपेक्षा किए जाने पर, उससे कह रहे हैं, उससे बोला जा रहा है बॉन्ड भर दो, ऐसा करने में असफल रहता है तो न्यायालय कारावास का दंडादेश तुरंत पारित कर सकेगा। जहां जुर्माना नहीं देने पर कारावास की सजा सुनाई जा सकती है और उससे कह रहे हैं कि बंद पत्र दे दे तू, और वो बंद पत्र नहीं दे पा रहा है, तो भैया एक काम करो, तुम कारावास की सजा काटो। और यहां सेक्शन 464 कंप्लीट होता है और चैप्टर नंबर 34 के जो 5 पार्ट है उसमें से सी पार्ट यहां कंप्लीट होता है। तो यहां पर हम चैप्टर नंबर 34 सेक्शन 453 से 464 कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।